हेलो स्टूडेंट्स, हमारा गद्य खंड में पाठ एक राष्ट्र का स्वरूप चल रहा है। राष्ट्र का स्वरूप पाठ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है, जो उनके निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र से लिया गया। राष्ट्र का निर्माण 3 तत्वों से होता है: भूमि, जन और संस्कृति। इससे पूर्व के वीडियो में हमने 2 तत्वों भूमि और जन का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम राष्ट्र के तीसरे तत्व संस्कृति का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम उसके तीसरे तत्व संस्कृति का अध्ययन करते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग है संस्कृति। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि जन भूमि राष्ट्र के स्वरूप के दोनों तत्वों भूमि और जन के साथ राष्ट्र के तीसरे तत्व संस्कृति का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि मानव सभ्यता का नाम ही संस्कृति है। क्या है कि किसे संस्कृति कहते हैं? मानव सभ्यता को ही संस्कृति कहते हैं, या मानव सभ्यता का नाम ही संस्कृति है। इसका निर्माण मनुष्य के द्वारा युगों युगों में किया गया है। अर्थात जो संस्कृति है वो 1 या 2 दिन में उसका निर्माण नहीं होता, अपितु युगों युगों के अनुभव के आधार पर ही संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति मनुष्य के मानव जीवन में अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जिस प्रकार से मानव जीवन में श्वास प्रश्वास अनिवार्य है, यानी कि जब तक मनुष्य में प्राण है तब तक ही वे उसके शरीर का महत्व है। उसी प्रकार से संस्कृति से ही मानव जीवन का महत्व है, अन्यथा संस्कृति के बिना मानव जीवन का कोई महत्व नहीं है। संस्कृति को मनुष्य का मस्तिष्क कहा गया है कि संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। जिस प्रकार से शरीर में मस्तिष्क सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है और महत्वपूर्ण अंग है। यदि किसी जन का मस्तिष्क मृत हो जाए तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। चाहे उसमें श्वास भी चलती रहे, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसी प्रकार से संस्कृति के बिना भी मनुष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता, कि जिस प्रकार से बिना सिर के धड़ निर्जीव हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। उसी प्रकार से बिना संस्कृति के भी मनुष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसके कल्पना नहीं की जा सकती। तो संस्कृति के विकास और उन्नति में ही राष्ट्र का विकास, उन्नति और वृद्धि निहित रहती है। इसी के लेखक ने बताया कि राष्ट्र के समग्र रूप में संस्कृति का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना भूमि और जन का। यदि भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए, तो किसी भी समृद्धशाली राष्ट्र को मिटने में देर नहीं लगेगी। तो इसी से ही संस्कृति का महत्व स्पष्ट होता है कि यदि उसे जन और भूमि से अलग कर दिया जाए, तो किसी भी समृद्धशाली राष्ट्र को मिटने में देर नहीं लगेगी। तो आगे लेखक कहता है कि संस्कृति और मनुष्य के एक दूसरे के पूरक ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। एक के न रहने पर दूसरे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, कि संस्कृति को जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प कहा गया है। कि जिस प्रकार से लता से, फूलों से लदे हुए वृक्ष का अधिक महत्व होता है, उसी प्रकार से संस्कृति युक्त मनुष्य का संसार में अधिक महत्व होता है। प्रत्येक देश में विभिन्न प्रकार की जातियां
रहती हैं, उन विभिन्न प्रकार की जातियों की कुछ विशेषताएं होती हैं। उन्हीं विशेषताओं के आधार पर वह अपनी संस्कृति को विकसित करती हैं। उन्हीं विशेषताओं के द्वारा प्रेरित करके वे अपनी संस्कृति को का विकास करने में, विकसित करने में प्रयास करती हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि विभिन्न जातियों की विभिन्न भावनाओं के आधार पर विभिन्न संस्कृतियां विकसित होती हैं और किंतु राष्ट्रीय उन्नति के लिए, उन राष्ट्र की उन्नति के लिए उन सभी विभिन्न संस्कृतियों में समन्वय और सहयोग की भावना, एकता की भावना निहित होती है। तो अभी हमने जाना कि समाज और ज्ञान और कर्म के सम्मिश्रण से ही संस्कृति है। 3 बातें संस्कृति के बारे में बताई गई कि जीवन, संस्कृति जन का मस्तिष्क है, विटप रूपी जन का पुष्प है और क्रम और ज्ञान के पारस्परिक सम्मिलन से ही संस्कृति का विकास होता है। अर्थात जैसे समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के प्रयोग के द्वारा किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से ही संस्कृति का विकास बताया गया है। तो इस गद्यांश में हमने जाना कि मानव सभ्यता को संस्कृति कहते हैं और इसका जीवन में कितना अधिक महत्व है। कि ज्ञान और क्रम दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और क्रम के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। गद्यांश 2। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उगते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों से एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रभाव नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय कृति में समन्वय प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि देश में भिन्न पृथक पृथक संस्कृतियां होती हैं और उन पृथक पृथक संस्कृतियों का अस्तित्व एकता और आपसी पारस्परिक मेलजोल पर ही निर्भर करता है। यदि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति या किसी भी राष्ट्र के लोग आपस में जंगल और सागर का उदाहरण देते हुए कहा कि जंगल और सागर की अविरोधी और पारस्परिक सौहार्दपूर्ण स्थिति को ग्रहण कर लें, यानी कि सागर और जंगल की तरह ही वे भी एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें, तो उस देश के, उस राष्ट्र के लोगों का जीवन सुखी और तो उस राष्ट्र के लोग अपने जीवन को सुखी बनाने में सक्षम हो सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में लेखक ने बताया कि जंगल का अवलोकन करें तो जंगल को देखें तो जंगल में अनेक प्रकार के वृक्ष, लताएं, फूल, घास फूस आदि सभी सहयोग से रहते हैं, एक दूसरे की वृद्धि में सहायक होते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि जंगल में लताएं जो है पेड़ से लिपटी रहती हैं और पेड़ उसको उसकी वृद्धि में, उसके विकास में उसे सहारा देते हुए आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी, इसी प्रकार से सभी देशवासियों को एक दूसरे की संस्कृति में सहयोग करते रहना चाहिए, उन सबको फलने फूलने का मौका देना चाहिए। इसी के द्वारा लेखक हमें यह संस्कृति के बारे में बताता है। और यदि जिस प्रकार से नदियों का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से नदियां अपने अलग अलग नामों को छोड़ करके और अलग अलग नामों से पुकारी जाने वाली नदियां पृथक पृथक अस्तित्व को भूल करके एक सागर का रूप धारण कर लेती हैं, यदि ये सभी इसी प्रकार से
सभी देशवासियों की पृथक पृथक संस्कृतियों को एक दूसरे के साथ समन्वय करके एक दूसरे की राष्ट्र की संस्कृति को महत्व देना चाहिए कि पृथक पृथक संस्कृतियों के होते हुए हमें राष्ट्र की संस्कृति को महत्व देना चाहिए। यदि राष्ट्र की संस्कृति सुरक्षित है तभी अन्य संस्कृतियों का अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है। तो इसलिए सभी देशवासियों को अपनी पृथक पृथक संस्कृतियों के साथ राष्ट्र की संस्कृति के महत्व को स्वीकार करना चाहिए, उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए और सभी समन्वय युक्त यह एक दूसरे में समन्वय करके किंतु सभी के राष्ट्र हित के लिए ये पृथक पृथक संस्कृतियां होती है किंतु राष्ट्र की उन्नति के लिए इन सभी में समन्वय, एकता, सहनशीलता और एकता की भावना पर ये निर्भर करती है। गद्यांश 3। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं किंतु आंतरिक दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक राष्ट्र में पृथक पृथक संस्कृतियों के लोग रहते हैं और ये संस्कृतियां उनकी साहित्य, कला, नृत्य आदि क्षेत्रों में दिखाई देती है। इसी में हमें अपने मनोभाव को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से बाह्य रूप से वे लक्षण अलग होते हैं लेकिन वे सभी के मूल में एक सूत्रता होती है और प्रत्येक सहृदय व्यक्ति, प्रत्येक देश का नागरिक प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करके उससे आनंदित होता रहता है और यही एक अच्छे राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करे। इससे यह उस राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है। गांव के जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमृत भंडार भरा हुआ, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। लेखक ने बताया कि हमारी संस्कृति के स्रोत लोक कथाएं और लोकगीत हैं, उनमें हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है क्योंकि गांव में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के, वे निष्कपट रहते हैं, आते हैं। उनके लोकगीतों में जो संस्कृति के भाव दिखाई देते हैं और जो लोकगीत हैं वे हमारी संस्कृति को सुरक्षित करने में सहायक हैं। उनमें संस्कृति का अमित भंडार भरा है, अतः उससे भरपूर आनंद की प्राप्त होती है। अतः हमें उन लोकगीतों का अपने जीवन में महत्व समझना चाहिए। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसको तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्रवर्धन का स्वाभाविक रूप है। और लेखक ने स्पष्ट किया कि हमारे पूर्वजों ने संस्कृति का जो रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है वह धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो भी रूप प्रस्तुत किया है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए और वर्तमान में संशोधित करते हुए उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे। एक तो हम स्वयं उनके उन श्रेष्ठ आचरण को अपने जीवन में उतार सकेंगे। दूसरा, अपनी भावी पीढ़ी के लिए उसने प्रेरित कर सकेंगे। तो धन्यवाद। आज हमने राष्ट्र के तीसरे तत्व संस्कृति का अध्ययन किया। अभी तक हमने प्रथम जो तत्व था जन के भूमि, उसमें हमने जाना कि भूमि का जो निर्माण है अनंत काल से हुआ है, देवों ने किया है। उसके आंतरिक और बाह्य जानकारी प्राप्त करना, आंतरिक और बाह्य हर क्षेत्र की, हर वस्तु की जानकारी प्राप्त करना एक जीवित राष्ट्र के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार से जन के अंतर्गत हमने जाना कि जन दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है किसी भी राष्ट्र का, कि बिना जन के भूमि का कोई महत्व नहीं है। अतः दोनों जन और भूमि
को हमें माता के रूप में देखना चाहिए। यह आदर का भाव ही, यह श्रद्धा का भाव ही भूमि के प्रति, मनुष्य और भूमि के संबंध को दृढ़ करता है, उसके प्रति आदर के भाव को जागृत करता है। यह एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एक राष्ट्र के लिए सबसे आवश्यक है। इसी प्रकार संस्कृति भी किसी राष्ट्र की उन्नति में कम महत्वपूर्ण नहीं। अभी हमने जाना, तो धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम पार्ट 2 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जीवनी के विषय में अध्ययन करेंगे।